नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। संक्रमण के इस दौर में जहां सरकार कोरोना से निपट रही है, वहीं ब्लैक फंगस और राजनीति भी इस समय हावी हो चुका है। सरकार कहती है कि वो जिस तरह कोरोना से निपट रही है वह उल्लेखनीय है, तो विपक्ष को महाराष्ट्र मॉडल याद आता है। आज भी विपक्ष की ओर से सरकार से कुछ सवाल पूछे गए। आरटीपीसीआर टेस्ट कम होने से लेकर दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग, लगातार हमले बोले जा रहे हैं सरकार पर विपक्ष की ओर से। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है या सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवीण अत्रे जी रहेंगे, कांग्रेस की ओर से राय सिंह जी रहेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल से ओंकार जी रहेंगे और जननायक जनता पार्टी जो बीजेपी के साथ हिस्सेदार है सरकार में, उसकी ओर से दीप कमल सहारण जी रहेंगे। प्रवीण जी, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। आज भी कई सारे सवाल उठाए गए। कहा गया कि दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, खासकर गांवों में देहात में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहे, और सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है वो सब फर्जी है या सही आंकड़े, मैं कहूं कि सही आंकड़े सरकार की ओर से प्रस्तुत नहीं किए जा रहे, ये आरोप लगा है। देखिए, ऐसा है प्रदीप जी, पहले तो विपक्ष के जो लोग जी ये सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या उन्होंने इस महामारी के दौरान अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए ये अपील की कि भाई आप टेस्ट करवाइए, आप वैक्सीनेशन लगवाइए। एक बार भी विपक्ष के किसी नेता ने, देखिए आप देख रहे थे प्रदीप, जब इस वक्त ऐसे इस महामारी के अंदर सरकार लगातार इसके ऊपर नियंत्रण के लिए प्रयासरत थी। आपने देखा मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड पे उतरे। अगर आप 1 मई को जो अगर स्थिति देखेंगे, 1 मई को हमारा जो रिकवरी रेट है वो 78% आ गया था। माननीय मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पे उतरते हैं, कमान संभालते हैं और 28 दिनों में वही रिकवरी रेट जो है 96% पे जाता है। सरकार बकायदा ग्रामीण हरियाणा ग्रामीण स्वास्थ्य जांच योजना के नाम से योजना लागू करती है, 8000 टीमें बनाती है, घर घर जाके चेकिंग की व्यवस्था करती है, लेकिन यही विपक्ष एक बार भी अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करता। आपने देखा जिस तरह से जो लोग आंदोलन कर रहे थे, तथाकथित किसान नेता बार बार ये कह रहे थे कि साहब हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, साहब हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि ये अपने स्तर पे अपील कर लेते कि साहब वैक्सीनेशन जरूरी है, टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। आज ये कहते हैं कि देखिए जी सरकार आंकड़े छुपा रही है। प्रदीप जी, आप भी बहुत बेहतर जानते हैं कि इस महामारी के प्रोटोकॉल के दौरान जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों के तहत ये संभव नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति अपना टेस्ट नहीं करवाएगा और जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा, ये पता नहीं चलेगा कि अगर कोई मिसहैप हुआ है वो कोरोना की वजह से हुआ है या किसी दूसरी बीमारी की वजह से हुआ। वो चीज जब तक रिकॉर्ड में नहीं आएगी और ये अपील नहीं करेंगे टेस्ट करवाने की और सरकार पे आरोप लगाएंगे, देखिए साहब आप तो आंकड़े छुपा रहे हैं। राय सिंह जी, आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जो आंकड़े प्रवीण अत्रे जी की ओर से दिए गए हैं या भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिए गए हैं, वो तो यही बता रहा है कि सरकार काम तो कर रही है। आप लोग विरोध के लिए विरोध करें तो अलग बात है। सोमवार को कुल 1246 मामले आए थे, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 3671 थी। मतलब ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है और रिकवरी रेट भी 96% के आसपास है। तो फिर आरोप लगाने का क्या मतलब है? सिर्फ विरोध के लिए विरोध है ये? डब्बास जी, देखिए आपने जिस प्रकार से आज सवाल उठाया है जी, और मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने जो जवाब दिया है, उन दोनों में भारी अंतर जी। इस प्रकार से आज कोरोना की स्थिति है और लगभग 1 महीने पहले जब कोरोना को 2 तारीख को जो लॉकडाउन किया था, तब से लेकर आज तक कोरोना की तस्वीर पीड़ितों और प्रभावितों की आपने पूरे हरियाणा में देखी है। आपने बिल्कुल उस तस्वीर पर जाइए कि जिस प्रकार लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, वैक्सीनेशन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, वो पहले 15 दिन
वो सरकार को, सरकार की प्रबंधन तरीके को, सरकार की कार्यक्षमता को और मुख्यमंत्री जी की नीति और नीयत को, पूरे प्रशासन को इस प्रकार से लोगों ने देखा और आप सब लोगों ने उस पर भागीदारी निभाई कि लोगों को, पीड़ितों को मदद की जाए। पूरी तरह से हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर हर पाबंद करने में पूरी तरह कर रही। जहां तक बात कह रहे कि विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है, विपक्ष ने पहले दिन से कोई आरोप नहीं लगाया। विपक्ष ने पहले दिन से कहा, पिछले वर्ष भी कहा, हमने जब पहले बार वर्ष जब कोरोना की महामारी आई थी तब भी कहा था हम सरकार के साथ हैं। सरकार ने क्या किया, बड़े बड़े वायदे किए, 400 दिन के बाद फिर कोरोना आया और ये 4-5 दिन नहीं चल पाए। हालात क्या रही कि पूरा हरियाणा, फिर हरियाणा की महिलाएं, बच्चे, परिजन कोरोना से प्रभावित थे, सहमते रहे, डरते रहे, भागते रहे, अपनी जान को बचाते रहे और लोगों ने समय आकर अपनी जान को बचाया। उन्हें कैसे भी अपने परिजनों के लिए प्रयास किया। सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी थी, यह आपने देखा है। जो आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं ना राय सिंह जी, उनमें एक बड़ा आरोप ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट सरकार नहीं करवा रही है, जिसकी वजह से जो कोरोना के सही आंकड़े आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे। इसका आधार है कोई आपके पास या सिर्फ कहने के लिए कहा है? देखिए, डबाज जी, कहने के लिए कुछ नहीं होता। जनता की आवाज आती है, जनता से समस्याएं बाहर आती है। विपक्ष के पास भी और आपके पास भी सोच क्या है कि जब जनता के पास कोई किसी प्रकार की सरकार की सेवाएं नहीं जा रही है, जब किसी प्रकार की टेस्टिंग नहीं हो रही है, इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर टेस्ट करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्रवीण जी जवाब आप ही से ले रहे हैं। मैं ओंकार जी को और दीप कमल जी को तो आपके जवाब के बाद शामिल करूंगा। आरटीपीसीआर को लेकर बड़ा सवाल आज उठा है और यह कहा गया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट, एक तो आप जो कोरोना को लेकर जो हेल्थ बुलेटिन जारी करते हैं उसमें से भी हटा दिया गया है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से कहा गया है आरटीपीसीआर टेस्ट आप करवा नहीं रहे हैं और गांव देहात में दवाइयां उपलब्ध नहीं है। टीम आपने भले ही बना दी हो 8000। जी देखिए प्रवीण जी, मैं कांग्रेस की मानसिकता किस तरह की एक उदाहरण देकर समझाता। आपको याद होगा जिस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकारों को ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला बाकायदा ये आरोप लगाया कि साहब देखिए, केंद्र सरकार जो है हरियाणा को बजाय भिवाड़ी से ऑक्सीजन देने के उनको रुड़की से कह रही है कि आप ऑक्सीजन ले। उनका कहना यह था कि भिवाड़ी तो गुड़गांव के नजदीक है लेकिन रुड़की जरा दूर पड़ता है। अब समझिए थोड़ा सा इस गणित को। ये आरोप इस तरह था कि भिवाड़ी से अगर हम यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला की दूरी गिने, प्रदीप जी आप बेहतर जानते हैं, लगभग 350 से 400 किलोमीटर, जबकि रुड़की से अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला इनकी दूरी है 125 किलोमीटर से 140 किलोमीटर। अब आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स को, लेकिन आरोप लगाना था इसलिए ये आरोप लगा दिया। अब ये कहते हैं साहब ये तो आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार है, उनका प्रतिदिन आरटीपीसीआर टेस्ट की जो संख्या थी वो हाईएस्ट गई है 57,000 पर डे, हाईएस्ट गई है। जबकि हरियाणा के अंदर जो आरटीपीसीआर की बात करें वो गई है 68,000 प्रतिदिन। और जो मैं एंटीजन टेस्ट है, मैं अगर उसको जोड़ दूं तो वो 90,000 प्रतिदिन बन जाएगी। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है, तो फिर जो हेल्थ बुलेटिन, कोरोना बुलेटिन जारी होता है उसमें इस चीज का जिक्र क्यों नहीं होता है? देखिए ऐसा है, हेल्थ बुलेटिन के अंदर अगर आप पढ़ेंगे उसके अंदर केवल ये लिखा होता है कि कितने लोगों का टेस्ट हुआ, उसमें कितने लोग पॉजिटिव आए, कितने लोगों की रिकवरी हुई, कितनी डेथ हुई, ये पूरा आंकड़ा दिया जाता है। मैं ओंकार जी को शामिल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओंकार जी सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है, रिकवरी रेट 96% के आसपास है, लोग ज्यादा ठीक हो रहे हैं, टीके लग रहे हैं, फिर सवाल उठाने का क्या मतलब है विपक्ष की ओर से? भाई परवेज अख्तर जी को कहूंगा कि ये जो आंकड़े बोलते हैं ना, ये आंकड़ों से जनता का पेट भी भरने वाला है और समय की नजाकत तो देखना चाहिए। हर वक्त मुस्कुराने से भी फायदा नहीं होता। आज देश किस महामारी से गुजर रहा है और इनके मुख्यमंत्री महोदय क्या कहते हैं, दिल्ली के सीएम ने कहा टीके खत्म हो गए, उन्होंने जितने टीके आए थे तुरंत लगा दिए और हम धीरे धीरे करके टीके मैनेज कर रहे हैं। ये सीएम मोदिया कर रहे हैं। सोचिए आप कि आपको अगर 500 टीके मिले तो 500 टीके आप एक हफ्ते में धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं, लगा नहीं रहे। इस रफ्तार से अगर इंजेक्शन लगते रहे तो 2 साल में पूरे होंगे इंजेक्शन। मैं आपको छोटा सा एक मैथमेटिक्स बताना चाहता हूँ
पिछले बजट में इन्होंने बीजेपी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए रखे थे। भारत की जनता 140 करोड़ है, 20 करोड़ के टीके लग चुके हैं, 120 करोड़ बकाया रह गए, मतलब हमें 240 करोड़ इंजेक्शन और चाहिए। आप मान लीजिए हमारे को वेस्टेज लगा के 300 करोड़ इंजेक्शन चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 150 रुपए इंजेक्शन का रेट है, तो हमारे को टोटल 45,000 करोड़ रुपए चाहिए पूरे भारत को वैक्सीनेशन करने के लिए, जबकि 35,000 करोड़ रुपए कह रहे हमने रखे हुए हैं। ये सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। और मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, अमेरिका की पॉपुलेशन 39 करोड़ है, उन्होंने 150 करोड़ इंजेक्शन खरीद लिए। कनाडा ने अपनी पॉपुलेशन से 60 गुना ज्यादा इंजेक्शन खरीद लिए। ये सिर्फ बातें करने लो में जी, माहिर है। इंजेक्शन की बात हो रही है, अब तक टेस्ट की बात हो रही थी। जब कोरोना से रिकवरी के रेट ज्यादा हो गए तो इंजेक्शन की बात हो गई। मैं दीप कमल सहारण जी को भी जोड़ लेता हूं। मैं दीप कमल सहारण जी को जोड़ लेता हूं। दीप कमल जी, आपकी पार्टी तो सरकार में हिस्सेदार है, साझेदार है। एक और महामारी ब्लैक फंगस नाम से आपने तमाम व्यवस्थाएं की, हर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में 75 बेड आपने उपलब्ध करवा दिए। इन्फोटेरिसन बी के 1200 इंजेक्शन आपने उपलब्ध करवाने की कल की डेट में बात की है। मैं आपको बताऊं साहब, केसेस कितने हैं? कुल 927 मामले थे, 118 ठीक हो चुके हैं और 334 बचे हुए हैं। आप बताइए, एक दिन में जिस बीमारी में 4 से 7 इंजेक्शन लगते हैं, वहाँ 1200 इंजेक्शन, 927 या 734 मामले, आप कैसे उपलब्ध करवा पाएंगे इलाज? आज भी एक पूर्व मंत्री के परिजन जो है, इस बीमारी से ग्रसित जो पूर्व मंत्री हैं, उसके परिजन गुहार लगा रहे थे, हालांकि बाद में उपलब्ध हो पाया। लेकिन ये जब खास आदमियों की हालत है तो आम आदमियों की क्या होगी? ब्लैक फंगस की मैं चर्चा एक बार कर लूंगा, लेकिन पहले जैसे बीच में मैंने सुना कि कोई RT-PCR का जिक्र था कि कोई रिपोर्ट में चेंज कर दिया है। अब ये कांग्रेस के नेताओं को किस वजह से लगा, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने जो 1240 केस कल के बताए हैं वो भी उसी बुलेटिन का हिस्सा है जो हमेशा से हम पिछले 1 साल से नहीं, ये तो इंजेक्शन उपलब्ध है, वो बता रहा हूं मैं। नहीं, सेम बुलेटिन में मेरे सामने 2 बुलेटिन है, एक 24 तारीख का है, 24 मई का, और एक 31 मई का है। जी जी। दोनों में जो कॉलम है, जो जानकारी दी गई है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पहला ही कॉलम है पॉजिटिव केस टुडे। ये 24 तारीख को भी सेम कॉलम था पहला, और कल का जो बुलेटिन जारी हुआ उससे भी सेम। कब बदलाव हुआ, कौन सा बदलाव इनको दिखा है, वो मेरी समझ में नहीं है। आप सामने एक बार जो रिपोर्ट आती है सरकार की शाम को 8 साढ़े 8 बजे, वो रखेंगे तो उनसे पूछिए कि कौन सा इन्होंने बदलाव देखा है उसके अंदर। कोई रिपोर्ट नहीं छुपाई जा रही, कोई जानकारी किसी तरीके से हाइड नहीं हो रही इसके अंदर। जहां तक ब्लैक फंगस की आपने जिक्र किया है, तो ब्लैक फंगस के लिए जितने भी जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल हो सकते हैं अलग अलग फार्मा कंपनी से, जो उसकी मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि ये सीमित इसकी दवाइयां हमेशा से होती थी। इतने केस कभी नहीं होते थे जितने अभी अचानक से आए हैं। तो फार्मा जो कंपनियां हैं उनकी सप्लाई और उनकी प्रोडक्शन भी एक लिमिट में है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से एकदम से एक टास्क फोर्स बनाकर, कंट्रोल रूम बनाकर सारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। पहले 20-20 बेड रखे गए थे और 3 दिन पहले उनकी संख्या बढ़ाकर 75 कर दी गई है। और जो दवाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ये नहीं है कि किसी एक शहर में, मान लीजिए गुड़गांव में अवेलेबल है तो वहां से सारे मरीजों को मिल रही है और करनाल में या फिर पंचकुला में किसी को नहीं मिल रही है। वो सेंट्रलाइज कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ईमेल पर हर एक अस्पताल अपने मरीजों की जो स्टेटस रिपोर्ट है, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, वो अपलोड करता है, ईमेल करता है, और दिन में सुबह 11 बजे और एक शाम को 2 बार कमेटी बैठकर वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी कमेटी डिसाइड करती है कि कौन से मेडिकल कॉलेज के किन मरीजों को, कितने मरीजों के लिए दवाई पहुंचाई जानी है, और सरकारी गाड़ी से वो दवाई वहां पहुंचती है। तो सरकार के पास साधन जितने हैं उनका सही प्रबंधन हो, ये जिम्मेदारी पहले बनती है। साधन देखिए सीमित है, इसमें मेरे को स्वीकार करने में कोई कमी, कोई वो नहीं है, ऐतराज नहीं है। हमारे सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, डॉक्टरों की भी कमी है। आने वाले समय में हो सकता है हमें और संख्या बढ़ानी पड़े। अभी तो 75 ही है, अभी तो मेडिकल कॉलेज में ही है ये फैसिलिटी। हो सकता है किसी सिविल हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल है वहां तक भी एक्सटेंड करनी पड़े। तो ये एक अलग ऐसी रेयर बीमारी है जिसका इलाज भी सभी डॉक्टरों को नहीं आता। सरकार उसके लिए बहुत तेजी से तैयार हुई है और बहुत जल्दी इस पर काम कर रही है। जितना संभव हो सकता है उतनी मैनेजमेंट कर रही है। राय सिंह जी, एक
आज जो आपके कांग्रेस के लीडर इस तरह के सवाल उठा रहे थे, 12 सवाल उन्होंने उठाए, उसमें दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग से लेके आरटीपीसीआर टेस्ट न होने तक कई सारे मुद्दे थे। एक मसला यह भी है कि आपके नेता सरकार पे सवाल तो उठाना जानते हैं, लेकिन जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करना भी आप ही के नेताओं का काम होना चाहिए। एक मैसेज, एक संदेश समाज के बीच में यह जाए कि हाँ ठीक है, सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक जो गाइडलाइन कोरोना को लेकर तैयार की गई है या सरकार की ओर से दी गई है उसका पालन भी किया जा रहा है। आज पानीपत में देखने को मिला, इससे पहले करनाल में देखने को मिला था। लगातार आपके नेता जनता के बीच में होते हैं और उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं की जो भीड़ होती है वो देखने लायक होती है। क्यों नहीं फैलेगा कोरोना जब आप ही फैला रहे हो और आप ही सवाल उठा रहे हो? ये तो अजीब बात है। डब्बास जी, आप इस प्रकार से केवल एक पार्टी या नेता या किसी विचारधारा पर इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री को देखा, उनकी कार्यशैली में किस प्रकार से इज़हार में जाकर उन्होंने एक ऐसे केवल एक मांग के लिए उन्होंने किया इसलिए आप करेंगे। ये तर्क सबको मान्य होगा। आप बताइए, उन्होंने किया इसलिए आप करेंगे, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। आप उदाहरण दीजिए ना, आप उदाहरण बन के सामने आइए, आप एग्जाम्पल बन के सामने आइए, आप बताइए कि हम नहीं कर रहे, उन्होंने किया हम नहीं कर रहे। कारण जी, आप दोनों पक्षों को लेकर चलेंगे तब जाकर मैं अपनी बात का जवाब दे सकता हूँ। बोलिए। हमारी पार्टी के नेताओं ने पहले दिन से कोरोना की गाइडलाइंस को माना, लोगों की सुविधा के लिए पीड़ितों की प्रभावितों की मदद करने के लिए हमने पार्टी स्तर पर हमारी आदरणीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने कोविड रिलीफ कमेटी बनाई। हमने पूरे जिले में सभी जिलों में संयंत्र केंद्र बनाए, कोविड रिलीफ केंद्र बनाए और पूरे हरियाणा को जोड़ा। हर पीड़ित के पास पहुंचे। हमने कोविड के सारे नियमों को पालन किया। जब भी हमने किसी बात का ज्ञापन देना था या किसी प्रकार से कोई बात रखनी थी तो हमने कोविड के सभी नियमों को अपनाया। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, जहां तक सरकार की बात है, सरकार अपनी कार्यशैली को किस प्रकार से जनता के बीच में लेकर बैठे हैं। सरकार में मुख्यमंत्री जी, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कम से कम सवाल सरकार से पूछे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम ये मत कहिए कि आपने कोविड नियमों का पालन किया। आपकी पार्टी में किसी नेता ने कोविड नियम का पालन नहीं किया है। राय सिंह जी, ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मैं देखता हूं आप सवाल उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक साथ 100 लोग कंधे से कंधे मिला के आपकी पार्टी के भी बैठे होते हैं। मैं प्रवीण अत्रे जी आपसे एक सवाल पूछता हूं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, आपने बड़ा बढ़िया नाम दिया था। टेस्ट, ट्रैक, टेस्ट कीजिए, ट्रैक कीजिए, ट्रीट कीजिए, 8000 टीमें बना दी गई, लेकिन हालात तो वही है। नहीं, देखिए हालात वही नहीं है प्रदीप जी। पहली बात तो ये है, जैसे कि मैंने बताया कि अपना रिकवरी रेट जो है 96% चला गया। अपना जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3.47 पे रह गया। अपना जो है डेथ रेट वो कम हो गया। मतलब आप ये नहीं कह सकते स्थिति वही है। लेकिन प्रदीप जी एक बात कहूंगा, आगे आपने कहा कि कांग्रेस सवाल उठाती है। देखिए, विपक्षी होने के नाते सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हिटलर के प्रचार मंत्री थे गोएबल, आपको पता कितना गोएबल जो थे हिटलर के प्रचार मंत्री, इन लोगों ने उनका झूठा खा लिया। मैं उदाहरण लेके बताता हूँ। देखिए, जिस वक्त मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा जांच योजना लॉन्च की और उसके अंदर जब घर घर जाके जांच शुरू हुई, बाकायदा जो लोग घर पे आइसोलेट हुए उनको कोरोना किट दी गई सरकार के द्वारा। सरकार ने बताया इस कोरोना किट के अंदर ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, इसके अंदर स्टीमर है, इसके अंदर दवाइयां हैं। लेकिन कुमारी शैलजा, प्रदीप जी इनकी आवाज म्यूट करो जरा, इनकी आवाज म्यूट करो। आप बोलिए राय सिंह जी, सुन लीजिए राय सिंह जी, सुन लीजिए, आपके बीच में ये नहीं बोले थे। राय सिंह जी आपके बीच में ये नहीं बोले थे, आप सुनिए तो सही। देखिए, अब इससे पता लगता है इनकी स्थिति क्या है। कुमारी शैलजा ये कहती हैं कि साहब जो कोरोना किट सरकार ने बांटी वो 5000 रुपए की नहीं, वो मात्र 822 रुपए की है। मैं आपके चैनल पे बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ कुमारी शैलजा को, एक ऑक्सीमीटर 822 रुपए में खरीद के बता देता। एक ऑक्सीमीटर, बाकी किट के अंदर जो मटेरियल है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक ऑक्सीमीटर की बात कर रहा हूँ। कुमारी शैलजा ने ला के बता दी। ये झूठ की राजनीति हो रही है प्रदीप भाई, समझिए, ये झूठ की राजनीति हो रही है। सरकार जो 24,550 किटें बांट रही है, कुमारी शैलजा केवल मुंह फुला के ये कह देती है कि ये तो 822 रुपए की है। अरे शैलजा जी, कभी ऑक्सीमीटर खरीदने गई हो? कभी किसी को खरीद के दिया है?
अगर दिया होता तो पता लगता कि ऑक्सीमीटर का बाजार भाव क्या है, लेकिन वो तो नहीं करना है आपने झूठ बोल रहा है। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे नैलो के प्रवक्ता कह रहे थे साहब देखिए प्रवीण जी जो आंकड़े बोल रहे हैं इन आंकड़ों से जनता का पेट नहीं भरता, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन साहब आप ये झूठ गिनवा रहे थे कि अमेरिका ने 7 गुना खरीद ली, इंग्लैंड ने 5 गुना खरीद ली, हैरानी होती है। आप वैक्सीन की बात कर रहे हो, आपको पता है वैक्सीन का गणित क्या है? जिस वक्त पूरी दुनिया में वैक्सीन लग रही थी, भारत तीसरे नंबर पे है वैक्सीन लगाने में, चाइना, अमेरिका और भारत। और अगर अमेरिका ने पहली 17 करोड़ डोज 115 आबादी और परसेंटेज के हिसाब से प्रवीण अत्रे जी ये दावा तो मत कीजिए। आबादी और परसेंटेज के हिसाब से अगर भारत में यही रफ्तार रही तो अगले 4 साल तक आप वैक्सीन नहीं दे पाएंगे लोगों को। ओंकार जी बोलिए। ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। किस हिसाब से तीसरे नंबर पे? मेरे को मैथमेटिक्स तो समझा दो। हमारे पास 300 आप तीसरे नंबर पे बता रहे हो। एक बार ओंकार जी से आपकी बात का जवाब तो ले लेते हैं। प्रवीण जी सुनिए, एक बार ओंकार जी को मैं फिर दीप कमल जी के पास आऊंगा। ओंकार जी बोलिए। ऐसा मेरे को ये फार्मूला तो बता दे किस हिसाब से हम तीसरे नंबर पे हैं। अभी तक 18% पॉपुलेशन को, और वो भी 1 या 2 इंजेक्शन लगे हैं। आप थोड़ी देर आराम से कुछ तो करा लीजिए। बोलिए ओंकार जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। इनसे सिर्फ मैं मैथमेटिकल का फार्मूला पूछना चाहता हूँ, फिर बोलना शुरू कर देते। दूसरी बार में तो इनकी आग लग जाती है, दूसरी बार में तो कहते हैं तो म्यूट कर दो। अब आप मेरी बात तो सुन लो। 7 गुना खरीद ली, 5 गुना खरीद ली। अरे आपको पता है वैक्सीन की प्रोडक्शन कितनी है अमेरिका के अंदर, फाइजर की, मॉडर्ना की कितनी प्रोडक्शन है मालूम है आपको? कहाँ से 7 गुना खरीद ली, 5 गुना खरीद ली? ऐसे झूठ बोलना शुरू कर देते हो। कम से कम पढ़ के आया करो भाई, कुछ बोलने में। आप ये तो बता दो, आप मेरे को पढ़ने की शिक्षा ना दो। आप जैसे तो पढ़ा देते हैं, जैसे आपको जैसे तो पढ़ाना जानता हूँ मैं। क्या समझ रहे हो आप अपने आप को? आप तीसरे नंबर की बात कर रहे हो, बताइए। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझो। आप जैसे तो पढ़ाना जानता हूँ मैं। आप तीसरे नंबर की बात कर रहे हो, बताइए क्या तीसरे नंबर पे? आप तीसरे नंबर आप कर रहे हो, भारत तीसरे नंबर में उसमें जिन्होंने झूठ फैलाया है, बताइए एक बार आपने बताइए झूठ फैलाया है। मैं एक आंकड़ा देता हूं। 58 लाख लोगों को हरियाणा में अब तक वैक्सीन लग चुकी है। दिल्ली में ये आंकड़ा 54 लाख के आसपास है। दीप कमल सारण जी, एक तो वैक्सीनेशन की स्पीड कम है, ये लगातार बात उठ रही है। रोजाना पूरे अगर 22 जिलों में डिवाइड करें तो 2000-3000 वैक्सीन एक डिस्ट्रिक्ट में लग पाती है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह कांग्रेस की ओर से लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग का आरोप, अब पहले कोरोना को लेकर रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयों का आरोप था, अब जो है ब्लैक फंगस की दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगने लगा है। सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए प्रदीप जी, एक तो बात जो मुझे लग रहा है कि वो कोई मेडिकल ग्राउंड पर या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर नहीं हो रही है। कांग्रेस के लोग और इनेलो की कोशिश ये है कि राजनीतिक बात की जाए, क्योंकि उनको राजनीति की जमीन तलाशनी है। जैसे कांग्रेस की एक होनहार नेता ने कहा भी था कि प्रदर्शन पर जो लोग बैठे हैं उनको शराब पिलाओ ताकि आंदोलन चलता रहे, गांव में माहौल खराब हो और फिर हम वहां जाकर सुनिए राय सिंह जी, सुन लीजिए। जो इन नेता ने, जो जीएमसी में नेता थे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसको थोड़ा लिखित रूप में थोड़ा अच्छा सा भाषा बनाकर 10-12 पॉइंट बनाकर कह देते हैं। कुल मिलाकर करनी राजनीति है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन एक जैसे आंकड़ों की बात हो रही थी वैक्सीन की, आपने देश का भी बताया, हरियाणा का बताया आपने, मैं देश का आपको बता देता हूँ। 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लगभग 17 करोड़ लोगों को। और अब कांग्रेस पार्टी क्योंकि बहुत चिल्ला रही है तो इनसे एक बार ये पूछिएगा कि हरियाणा से 1.25 गुना पॉपुलेशन है पंजाब की। पंजाब में लगे है 50 लाख लोगों को और हरियाणा में लग गई है 58 लाख लोगों को। ये अंतर कैसे हो रहा है? वहां पर पंजाब में इनको क्यों नहीं वैक्सीन लग पा रही है? वहां पर जहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, कांग्रेस की जैसी एक जिम्मेदार पार्टी की सरकार भी है, वहां पर तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। वहां पर वैक्सीन क्यों नहीं लग पा रही है? हरियाणा से इतना पीछे क्यों है पंजाब, जहां इनकी सरकार है? और कहां, और एक क्योंकि आपने एक सवाल पूछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए मुझे लगा था कि चर्चा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सवालों पर है, उनके जवाब क्या हो। एक सवाल पूछा गया था 1 महीना पहले, प्रदीप जी, सवाल पूछा गया था हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो हरियाणा के विधायकों के इस्तीफे मांग रहे हैं, बार बार विधायकों के, मंत्रियों के मांग रहे हैं। राज्यसभा में तो वो खुद हैं
उनके हाउस में जो बिल पास किए थे वो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? 1 मिनट तक उनको जवाब नहीं आया था, सांस लेना भूल गए थे दीपेंद्र हुड्डा। राय सिंह जी, आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब तो आप ही को देना होगा। जवाब तो राय सिंह जी, जब कांग्रेस को लेकर सवाल उठते हैं तो जवाब तो आप ही को देना होगा। राजस्थान में 35 सेंटरों की वैक्सीन कूड़े में फेंक दी गई, पड़ी हुई मिली, अखबारों में और सब जगह खबर आई। पंजाब में वैक्सीनेशन की स्पीड कम है। हरियाणा में आपके नेता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। फिर आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी ओर से एक बयान परसों आया था कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कोरोना से हुई डेथ का सही आंकड़ा दिया जाए। इसका मतलब आंकड़ा तो वहां भी जो है, अगर इस तरह की बात कहनी पड़ी है तो आंकड़े में गड़बड़ तो वहां भी हुई है। आप कैसे सवाल, जहां विपक्ष में है वहां आप सवाल उठाएंगे, जहां सत्ता में है वहां सब कुछ ठीक ठाक है। डब्बास जी, पहले तो मेरे मित्र जेजेपी के प्रवक्ता जी जो बात कही है उन्हें इस बात का आभास होना चाहिए कि आपदा में अवसर ढूंढने का उनको बहुत श्रेय है, बहुत ज्ञान रखते हैं। पिछले वर्ष भी उन्होंने रजिस्ट्री घोटालों में और शराबबंदी के दौरान भ्रष्टाचार में इन्होंने एक बार पहले जो सवाल है उनके जवाब दे दीजिए, उसके बाद ये सारी बातें कीजिएगा। दूसरी बात, राय सिंह जी, पहले जो सवाल है उनके जवाब दे दीजिए, फिर सारी बातें कीजिए आप। दूसरी बात, आपका जो जवाब है, इन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में, अरे पंजाब के अंदर वैक्सीनेशन का जो बंटवारा है वो केंद्र सरकार ने देकर नहीं किया है। किस प्रकार से किया है? इन्होंने पूरा भेदभाव किया है। और रही बात आप कह रहे राजस्थान के पंजाब में जो वो सारी के सारे इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। ये भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने दवाइयों में वैक्सीनेशन तमिलनाडु का नाम आता है, केरला का नाम आता है, कोई भी भाजपा शासित नहीं है। इसके भ्रष्टाचार का पूरा इनको मामला है। ये वो लोग हैं जो केवल भ्रष्टाचार को ध्यान रखते हैं और इस वक्त भी भ्रष्टाचार में इस तरह डूबे हैं कि कोरोना में प्रदेश की हालत इनके सामने है। इन्होंने देखा है कि प्रदेश के लोगों को जिस प्रकार से लगातार उनके सामने चुनौतियों के समय भाजपा और जेजेपी के नेता और प्रवक्ता, इनके मंत्री घर में बैठ गए थे। कांग्रेस के सदस्यों ने, साथियों ने, समाजसेवी संस्थाओं ने लोगों के बीच में जाकर लोगों की मदद की है। ये वो लोग हैं जो केवल और केवल अपनी सरकार से नाकामी का चेहरा विपक्ष पर डालना चाहते हैं। विपक्ष का काम है लोकतंत्र में आवाज उठाना। हम जन भावना के अनुसार तो हमारे सामने मुद्दे हैं, उनकी बात हमने रखी है। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश है वो कोरोना से हुई डेथ का सही आंकड़ा बताएं? राय सिंह जी, हाँ जी, ये कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि कांग्रेस शासित प्रदेश कोरोना से हुई डेथ का सही आंकड़ा बताएं? देखिए, कांग्रेस शासित प्रदेश, आपका मुद्दा हरियाणा प्रदेश के लोगों को लेकर है या प्रदेश के अन्य जहां पर शासन है, वो एक बात है कि वहां पर हम इस बात का ज्ञान रखेंगे, बात करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के जो विपक्ष के और सरकार के जो आरोप है उनमें सच्चाई कितनी है। लेकिन हमारा जो भी आरोप है वो जनता को लेकर होता है। जनता की भावनाएं, जनता के आंकड़े, जनता की चुनौतियां, समस्याएं जब सामने आती हैं तो वही बात सरकार से पूछनी होती है। और आज इस मामले में, इस डिबेट के अंदर जो मुद्दा था कि हरियाणा में मुख्यमंत्री जी कार्यशैली, उनकी कार्य क्षमता, उनकी नीतियां पूरी तरह से धरातल से फेल हो चुकी हैं। आज हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा भ्रष्टाचार के आखंड में डूब चुका है, नीतिगत फैसलों से उनके दूर। प्रवीण जी, आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा, उससे पहले एक बार ओंकार जी से मैं एक प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद आपसे वाइंड अप करूंगा। बोलिए ओंकार जी। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है जब ये बीजेपी वाले फंस जाते हैं तो अब कांग्रेस और दूसरे प्रदेशों की बात कर लेते हैं। हम हरियाणा के वासी, हमें सबसे पहले हरियाणा का हित देखना है। हमने यहाँ देखना कितने लोगों को इंजेक्शन लगे। और मैं आपके पास एक पॉइंट उठाने जा रहा हूँ, अपने भाई से पूछना जा रहा हूँ। इस वक्त राष्ट्रीय आपदा घोषित हो चुकी है कोरोना, और नेशनल डिजास्टर एक्ट में 2005 थोड़ा जल्दी 30 सेकंड है सिर्फ, उसमें लिखा गया था कि जो भी व्यक्ति कोरोना से मरेगा या आपदा से मरेगा उसको मुआवजा दिया जाएगा। ये अपील सुप्रीम कोर्ट में लगी है जिसमें 10 जून की डेट है।
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज तक जितनी डेथ हुई, क्या किसी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 1 रुपया भी मुआवजा दिया आपने? जवाब ले लेते हैं फटाफट 30 सेकंड में प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहली बात तो इनको ये बता दूं कि कोरोना को पैंडेमिक घोषित करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश था। मैं प्रदेश स्तर की बात कर रहा हूँ, पहला प्रदेश हरियाणा था जिसने इसको पैंडेमिक घोषित किया। और दूसरी बात, अभी जिस तरह से इन्होंने कहा कि कोरोना काल के अंदर, भाई साहब शायद आपको जानकारी नहीं है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि कोरोना की वजह से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको बाकायदा इंश्योरेंस मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस। जैसे डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस, जिसके अंदर 386 केसेज हैं डॉक्टर्स के, जिनमें उनको वो जो मुआवजा है वो मिल चुका है। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश के जी बिल्कुल 2 दिन पहले प्रवीण जी, 2 दिन पहले पेंडेमिक घोषित करने वाला हरियाणा पहला देश था। हर हालत में लोगों के लिए काम किया जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये चलता रहेगा, सियासत है, लेकिन लोगों को समय पे इलाज मिले, बेहतर इलाज मिले, यही एक प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।